ये थे सर राना इशफाक अहमद शफ़ी एडवोकेट साहब। इनके लेक्चर के दौरान सर इबाद अहमद डिप्टी सुप्रिटेंडेंट पुलिस तशरीफ़ लाए गुजरांवाला बार में। हम इनको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। इबाद अहमद साहब एक फ़र्ज़ शनास, दयानतदार, खुश इखलाक ऑफ़िसर हैं और सबसे बढ़कर हमारे लिए ये एज़ाज़ की बात है कि ये हमारी बार के मेंबर भी हैं। मैं सर इबाद अहमद से मुल्तमिस हूँ कि वो पुलिस रूल्स पर लेक्चर जो है वो सामाईन को डिलीवर फरमाएँ। जनाब सर इबाद अहमद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले कि मैं जो टॉपिक मुझे असाइन किया गया उसकी तरफ बढ़ूँ, आई फील ऑब्लिगेटेड, रादर आई फील बर्डन एंड लाइक टू बी हाईली फुल टू चौधरी इरफान सईद, मेंबर पंजाब बार, एंड द regime, current regime, for affording me opportunity to have interaction with galaxy of talented budding lawyers. और ये वाकई एज़ाज़ की बात है कि जहाँ पर आकर आपने अलफ़ बे सीखी हो, वहाँ पर सीखी हुई अलफ़ बे सुनाने का आपको मौका मिले। टॉपिक जो मुझे असाइन किया गया वो पुलिस लॉज। करंटली प्राइमरीली पुलिस के साथ 5 लॉज डील करते हैं। 3 का ताल्लुक एक्सक्लूसिवली कंडक्ट एंड डिसिप्लिन ऑफ द पुलिस ऑफिशियल्स एंड ऑफिसर्स के साथ है, और 2 का ताल्लुक पुलिस की वर्किंग, पुलिस की ड्यूटीज़, पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड मोडस ऑपरेंडी जिसके तहत पुलिस ने वर्किंग करनी होती है, उनके साथ ताल्लुक़ है। डेफिनेटली आई एम सपोज टू restrict myself to those areas of police laws which are of your concern। लेकिन मैं आपको इन 5 का बता देता हूँ। 3 जो डिसिप्लिन और कंडक्ट के साथ डील करते हैं वो है, एक एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स, पुलिस एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 1975, जो पुलिस कांस्टेबल से इंस्पेक्टर सब तक वो अगर कोई मिसकंडक्ट करता है तो उसके अगेंस्ट डिसिप्लिन प्रोसीडिंग किस तरह इनिशिएट हो सकती हैं, उनकी कैसे इंक्वायरी हो सकती है, क्या उनको पनिशमेंट दी जा सकती है, ये सारे का सारा प्रोसीजर उनके अंदर दिया गया है। इसी तरह E&D रूल्स हम कहते हैं, एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 1999, जो DSP और जो मिनिस्टीरियल स्टाफ है उसके साथ डील करते हैं। और अभी E&D रूल्स 2020 बने, जो PSPs जो हमारे CSS के थ्रू ASPs आते हैं और अप टू IG, उनके कंडक्ट और उनकी अगेंस्ट अगर कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करनी हो तो वो उनके साथ डील करते हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इन तीनों लॉज आपके कंसर्न के नहीं है। आपका कंसर्न मेजरली जो है वो पुलिस ऑर्डर 2002 के साथ है और 5 चैप्टर्स ऑफ पुलिस रूल्स 1934 के साथ है। अच्छा, चूंकि बहुत सारे एरियाज आपके इस लॉ के सामने नहीं है, तो जस्ट टू ट्रिगर योर इंटरेस्ट एंड इंगेज यू पीपल, लेट मी फर्स्ट अनफोल्ड कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। ये जो मुख्तसर डिस्कशन मैं करने जा रहा हूं उसके अंदर वेरी ब्रीफली मैं आपको ये बताऊंगा कि 2002 ऑर्डर, पुलिस ऑर्डर 2002 को बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, और इससे पहले जो पुलिस एक्ट 1861 था उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, और ये फिर पुलिस ऑर्डर 2002 को
when it was enacted in 2002, it was touted and exhibited as a historic enactment in the history of legislation of Pakistan. Why it was presented like this, और अभी इससे disillusionment क्यों हुई? और इसके साथ फिर पुलिस ऑर्डर 2002 जो है, इसके जो फ्रेमर्स थे वो पुलिस को किस तरह फोर्सी कर रहे थे कि किस तरह की पुलिस होनी चाहिए। और फिर इसके अंदर जो बहुत सारे और टॉपिक्स हैं जो आपके मुतल्लिका हैं। और एक और बात ज़िमनन ये भी अर्ज़ करता चला जाऊं कि जब मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं तो मेरे जहन में 3 तरह के आप ऑडियंस यहाँ पे बैठे हैं। एक वो ऑडियंस है जो डायरेक्टली रिलेटेड टू कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उनको भी मैंने फोकस करना है, यानी यंगस्टर्स। और एक वो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं जो क्रिमिनल डोमेन में काम करते हैं, उनको भी एड्रेस करना है। आई हैव टू कम अप टू गो अप टू देयर लेवल। और एट द सेम टाइम जो इस एरिया में प्रैक्टिस नहीं करते या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नहीं हैं, उनको भी बीइंग सिटीजन ऑफ स्टेट इन लॉज का जानना क्यों ज़रूरी है। इन तीनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैंने चीज़ें आपके सामने रखनी हैं। अच्छा, इसके साथ इसके अंदर जो एक और चीज़ हमें देखने की ज़रूरत है वो ये है कि पुलिस ऑर्डर 2002 के सेलिएंट फीचर्स क्या हैं, यानी वो कौन से स्पेशल चीज़ें हैं जो इस इनेक्टमेंट को डिस्टिंग्विश करती हैं फ्रॉम अदर इनेक्टमेंट्स। अगर हम इसकी फर्दर तफसील में जाएं तो एक बड़ा अहम टॉपिक है इसके अंदर, वो है केस डायरी। आपने अमूमी तौर पे ज़िमनी का लफ्ज़ ही सिर्फ सुना होगा, बैरूनी अंदरूनी ज़िमनी क्या है इसको भी हम मुख्तसरन देखेंगे, हदायती ज़िमनी क्या है इसको भी देखेंगे, तफ्तीशी ज़िमनी क्या है इसको भी देखेंगे, और तस्दीकी ज़िमनी क्या है इसको भी देखेंगे। अच्छा, फिर इसके साथ अभी राणा साहब जब बात कर रहे थे तो चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन की थोड़ा सा इंडिकेट इन्होंने किया, इसको तफसील के साथ देखेंगे क्योंकि ये डेली बेसिस का हर वकील का और हर सिटीजन ऑफ स्टेट का जो है वो इशू है। अच्छा, इसके साथ एक और बड़ी अहम टॉपिक है, वो है रोजनामचा, जिसको हम डेली डायरी कहते हैं। ये क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और क्यों डेली डायरी जो है उसको इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया। अच्छा, इसके अलावा एक अहम जो इसके अंदर टॉपिक है वो ये है ऑफेंसेस अंडर पुलिस ऑर्डर 2002। अच्छा, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जो कि पुलिस ऑर्डर 2002 के ऑफेंसेस के अंडर आती हैं, लेकिन अक्सर हम ये देखते हैं कि हम पुलिस ऑर्डर 2002 का सेक्शन ही नहीं लगाते, और मेजॉरिटी ऑफ अस हम सिर्फ ये जानते हैं 155C, जब इसके अंदर 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 16 और चैप्टर 17। चैप्टर 16 डील करता है उन ऑफेंसेस के साथ जो एक प्राइवेट बंदे के साथ डील करते हैं, और चैप्टर 17 डील करता है अगर किसी पुलिस ऑफिशियल से या ऑफिसर से कोई ऑफेंस कमिट होता है तो वो चैप्टर 17 उसके साथ डील करता है। ये वो मेन टॉपिक है इस पुलिस ऑर्डर 2002 के। और एक और बड़ी अहम बात, ये एडिशन सेशन जज के पेपर में भी पूछा गया, अगर आप में से कोई कैंडिडेट था, और सिविल जज के पेपर में भी पूछा गया। 2 सवाल पीछे गए, मैं कोशिश करूंगा उनको भी ज़िमनन टच करूं। वो ये था कि क्या 155C कॉग्निजेबल ऑफेंस है, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो व्हाई इट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस, और अगर ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो फिर ये कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए जो प्रोसिक्यूशन के लिए एक सैंक्शन की बात की गई है उसका क्या मतलब है, और वो सैंक्शन कौन देगा तो 155C की प्रोसिक्यूशन हो सकेगी। ये पूरा क्वेश्चन जो है 2 एंगल से पूछा गया। फिर इसी के कॉन्टेक्स्ट में एक और एडिशनल सेशन जज के पेपर में, ये 23 की बात कर रहा हूं मैं,
ये पूछा गया कि ये कॉग्निजेंस और कॉग्निजेबिलिटी के अंदर क्या फर्क है, इन दोनों को भी हम चेक करेंगे। एक और बात जो आपके सामने यकीनी तौर पर बिल्कुल नहीं होगी वो ये होगी कि पुलिस इज नॉट ओनली सपोज टू डिटेक्ट, प्रिवेंट और एलिमिनेट द ऑफेंसेस फ्रॉम द सोसाइटी। देयर आर नंबर ऑफ duties and responsibilities which have been assigned to each and every member of police department and police institute, जो कि अभी तक चूंकि अनफॉर्चुनेटली वो फ्रॉम आवर साइड भी एग्जिबिट ना हो सकी और सोसाइटी की तरफ से भी ये तकाजा उस फैनफेयर के साथ ना आ सका कि इनको स्ट्रिक्टो सेंसो इम्प्लीमेंट किया जा सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो ये है कि ये पुलिस ऑर्डर 2002 के सिलेक्टिव आर्टिकल्स क्यों इंप्लीमेंट हो रहे हैं और मेजर पोर्शन ऑफ पुलिस ऑर्डर 2002 अभी तक रिडंडेंट क्यों है। तो ये वो एरियाज हैं जस्ट टू एंगेज यू पीपल, मैंने ये पहले अनफोल्ड कर दिए ताकि मैं आपके इंटरेस्ट को इंटैक्ट रख सकूं। विदाउट फर्दर अडो मैं इस बात को स्ट्रेट अवे बयान करना चाहता हूं कि जो पुलिस एक्ट था 1861 उसको रिप्लेस करने की जरूरत क्यों महसूस हुई। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि देखें कोई भी इनेक्टमेंट है वो अगर हम स्पिरिट ऑफ द लेजिस्लेशन की बात करें तो दैट इज एक्चुअली नीड ऑफ द आवर। सोसाइटी का वो तकाजा होती है इसलिए वो लेजिस्लेशन की जाती है। 1861 को आप 1857 के कॉन्टेक्स्ट में देखें जो हमारी जंगे आज़ादी थी और उनके लिए बगावत थी, उसके जंगे आज़ादी के फौरन बाद ये 1861 के अंदर जब इनेक्टमेंट हुई तो इसका जो प्रीएम्बल है वही हमें ये बताता है कि इसका एक ही पर्पस है। वो पर्पस क्या है? डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, नथिंग एल्स, एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। इसका मतलब यह था कि पुलिस को जो अख्तियारात दिए गए, पुलिस को जो जिम्मेदारी दी गई, पुलिस को जो ड्यूटीज असाइन की गई, उसका एक मकसद था कि कानून को नाफिज करना जो भी उस वक्त इनेक्टेड था और इसके साथ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। अब उन्होंने अपनी मर्जी के कवानीन बनाए क्योंकि इंसर्जेंसी का माहौल था, रिवोल्ट का माहौल था, उसको स्नब करने के लिए, सुप्रेस करने के लिए, इलिमिनेट करने के लिए और अपनी हेजमनी को, अपनी कॉलोनाइजेशन को सस्टेन करने के लिए और अपना जो रूल था उसको प्रोलॉन्ग करने के लिए उन्होंने पुलिस को एक रिप्रेसिव फोर्स के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया। और पुलिस जो भी कानून आता था ब्लाइंड फोल्डली उसको इंप्लीमेंट कर देती थी, इसलिए कि जो सुपरिटेंडेंस थी पुलिस की वो गवर्नमेंट के पास थी। मीनिंग देयर बाय कि पुलिस को जो ड्यूटी असाइन की जाती थी इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि दैट वाज अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स ऑफ द सिटीजन ऑफ द स्टेट एंड सिटीजन ऑफ दैट सोसाइटी, उसको वो एज इट इज इंप्लीमेंट कर देते थे। अब चूंकि ये उस वक्त की गवर्नमेंट का ये तकाजा था, उन्होंने ये कर दिया, लेकिन 1947 के बाद इसको तब्दील होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये तब्दील ना हो सका। ये चलती रही बात और फाइनली जब ये तकाजा बड़ी शद्दोमत के साथ फ्रॉम ऑल साइड्स ये होना शुरू हुआ तो फिर 2002 को प्रोमलगेट किया गया। अब जो 2002 के अंदर जो पहला काम किया गया वो ये किया गया कि जो पुलिस थी उसका जो रोल था उसको रीडिफाइन किया गया। पुलिस की जो इस्टेब्लिशमेंट थी, पुलिस की जो ऑर्गेनाइजेशन थी,
उसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया और पुलिस को एक नए तनाजुर में पेश किया गया कि पुलिस अब ये है, पुलिस ये और ये काम करेगी। अगर पुलिस ऑर्डर 2002 देखें तो सबसे पहला जो काम किया गया वो ये किया गया कि इसके मैं एग्जैक्ट वर्डिंग पढ़ने लगा हूं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि पुलिस ऑर्डर तकाजा क्या कर रहा था। कहा द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वाज टू रिफॉर्म द पुलिस इन सच अ वे दैट it could function according to the constitution, law and democratic aspiration of the people। यानी पुलिस को कानून के ताबे करना मकसद था। वो पुलिस फोर्स जो रिप्रेसिव फोर्स के तौर पे यूज हो रही थी उसको अकाउंटेबल ठहराना मकसद था, रिस्पॉन्सिबल ठहराना मकसद था, उसको मैसेज फ्रेंडली बनाना मकसद था, कम्युनिटी पॉलिसिंग लाना मकसद था और पुलिस को के अंदर और अवाम के अंदर जो एवर इंक्रीजिंग गैप और कैज़िम बढ़ता जा रहा था उसको ब्रिज अप करके ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाना था कि पॉलिसिंग कैन ओनली बी डन इफ द कोऑपरेशन एंड द कोऑर्डिनेशन ऑफ द पीपल ऑफ द सोसाइटी इज एक्सटेंडेड टू द पुलिस। और ये बताना मकसद था कि पुलिस इज पार्ट ऑफ द सोसाइटी, लेट्स कम फॉरवर्ड टूगेदर इस मुआशरे के अंदर जो क्राइम है उसको क्लींजिंग करें और जो ऐसे एलिमेंट हैं जो कि मुआशरे के अमन को तबाह करते हैं उसको मिलकर इस मुआशरे से अपराउट करें। अब ये आपके ज़हन में थोड़ा सा जो तनाजुर मैंने पेश किया, ये पुलिस ऑर्डर के प्रीएम्बल के अंदर ये सारी की सारी बातें लिखी हुई हैं और स्पेसिफिकली ये बात लिखी हुई है कि इसको हम सर्विस ओरिएंटेड बनाएंगे, अकाउंटेबल टू द पीपल बनाएंगे, रिस्पॉन्सिबल टू द मैसेज बनाएंगे, आंसरेबल टू द कोर्ट बनाएंगे और डेफिनेटली इसके साथ साथ प्रिवेंशन, डिटेक्शन, इलिमिनेशन एंड इरेडिकेशन ऑफ द क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस के लिए तो ये यूज होगी ही होगी। अब ये जो ऑब्जेक्ट था पुलिस ऑर्डर 2002 के अंदर जो दिया गया और पुलिस एक्ट 1861 के अंदर दिया गया वो आपके सामने वाजे हो गया। अब इसके अगर हम सेलिएंट फीचर्स की बात करें तो एक तो मैंने आपके सामने यही बात रख दी कि ऑब्जेक्टिव को ही रीडिफाइन कर दिया गया। सेकेंडली इसके अंदर जो बात इंट्रोड्यूस करवाई गई वो ये जो इसके प्रीएम्बल में कही गई कि अकाउंटेबल, आंसरेबल, रिस्पॉन्सिबल टू द मैसेज बनाना है और इसको डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बनाना है, मीनिंग देयर बाय कि पुलिस विल डू वट एवर द मैसेज विल वांट। अब पुलिस वही करेगी जो वो अवाम चाहेगी। अब इसको प्रैक्टिकली ट्रांसलेट करने के लिए इन्होंने क्या किया कि डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन बना दी, कंप्लेंट्स बना दी, कंप्लेंट सेल बना दिया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, प्रोविंस लेवल पे और फेडरल लेवल पे, जिसके अंदर अगर आप तफसील के साथ उसको देखेंगे तो उसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल भी लिए गए, लोकल गवर्नमेंट से भी लिए गए, सिविल सोसाइटी से भी लिए गए और उसमें यही था कि इफ एनी ट्रांसग्रेशन और एक्सेस इज कमिटेड बाय द पुलिस दैट विल बी ब्रॉट बाय द सेफ्टी कमीशन एंड कंप्लेंट सेल टू द नोटिस ऑफ द रेलेवेंट अथॉरिटी एंड इफ नथिंग इज टेकन, आई मीन डिसिप्लिनरी एक्शन इज नॉट टेकन बाय द रेलेवेंट अथॉरिटी, तो फिर वो सेफ्टी कमीशन जो है वो उससे फर्दर, क्योंकि जो लोकल गवर्नमेंट का नाज़म है उसी ने एसीआर लिखनी थी इसके मुताबिक, जिसको हम परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट कहते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट हेड की। तो इस तरह अवाम के सामने इसको अकाउंटेबल और सो मच सो कि आप जब पुलिस ऑर्डर 2002 को पढ़ेंगे तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पुलिस ऑर्डर जो है वो एक्सक्लूसिवली डेडिकेट किया गया इन सेफ्टी कमीशन के लिए, कंप्लेंट्स अथॉरिटी के लिए और उनकी कंपोजिशन के लिए, उनके फंक्शंस के लिए, उनकी ड्यूटीज के लिए। उन्होंने जो कोऑपरेशन करना था, उन्होंने जो कोऑर्डिनेशन करना था विद द पुलिस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑल दोज आर्टिकल्स टिल टू डेट आर रिडंडेंट और वो प्रैक्टिस में नहीं है। उसकी एक बुनियादी वजह तो ये है कि लोकल गवर्नमेंट इज नॉट इन वोक और सेकेंडली जो है शायद द पीपल हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स आर पीपल हु डेली बेसिस मूव इन द पावर कॉरिडोर्स, they don't want।
अब इसके अलावा जो इसका सेलिएंट फीचर था वो ये था कि इससे पहले जो वॉच एंड वार थी और इन्वेस्टिगेशन थी वो एक ही बंदा कर रहा था। गुजरांवाला के अंदर अभी प्रैक्टिकली सेपरेट नहीं हुई, लेकिन लाहौर के अंदर और इन सर्टन अदर जो बड़े शहर हैं उनके अंदर इसका एक्सपेरिमेंट किया गया है और बड़ा सक्सेसफुल किया गया है। वो ये किया गया कि जो ऑपरेशन के लोग हैं उनको इन्वेस्टिगेशन के लोगों से अलहदा कर दिया जाए, ताकि उनकी जो लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी है, जो ऑपरेशनल उनकी एक्टिविटीज़ हैं, वो मुतासर ना करें उनकी इन्वेस्टिगेशन स्किल को। क्योंकि जो एक लेम एक्सक्यूज़ टेंडर किया जाता है फ्रॉम आईओ, वो यही किया जाता है कि उसके पास टाइम नहीं होता कि वो अपनी सारी चीज़ों को मैनेज कर सके, और उसकी बुनियादी वजह सिर्फ और सिर्फ यही होती है कि ही इज़ ओवर ऑक्यूपाइड, ही इज़ ओवर बर्डन, जो अलाइड और एक्सटर्नल और किस्म के उस पर परफॉर्म करने के लिए चीज़ें आती हैं। इसके साथ एक और चीज़ जो इंट्रोड्यूस करवाई वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो ये थी कि फंक्शनल पॉलिसिंग एंड स्पेशलाइजेशन। उन्होंने ये कहा कि एक जो आईओ है वो हर चीज़ के अंदर माहिर नहीं हो सकता। अब ये स्पेशलाइजेशन का दौर है, हर ऑफेंस का जो मोड एंड मैनर है ऑफ कमीशन वो दूसरे कमीशन ऑफ ऑफेंस से डिफरेंट है। जैसे जो फाइनेंशियल ऑफेंसेस हैं वो आल टुगेदर डिफरेंट हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के ऑफेंसेस हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि होमिसाइड के लोग अलहदा होंगे, हर्ट के लोग अलहदा होंगे, प्रॉपर्टी की जो तफ्तीश करेंगे वो अलहदा होंगे, फाइनेंशियल इश्यूज को देखेंगे वो अलहदा होंगे। अब किस हद तक ये प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो रहा है ये सेपरेट चीज़ है। सो फार वी आर सपोज टू नो व्हाट इज इन दिस पुलिस ऑर्डर फॉर द मैसेज। अच्छा, उसके बाद जो सबसे अहम बात इसकी कही जा सकती है पुलिस ऑर्डर 2002 की, जो एक लॉन्ग स्टैंडिंग लिंकरिंग जो है वो एक इशू था, वो चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन था, जिसके लिए फ्रॉम पिलर टू पोस्ट लोग जो है वो रुल जाते थे और चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं होती थी। अब चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन चूंकि आपके ये बहुत मुतलका है और इस पे ज्यूरिस्प्रूडेंस बहुत इवॉल्व हो चुकी है, और मैं मुनासिब समझूंगा कि थोड़ी देर के लिए डिवेल उपान करूं इस पर। एक तो उसका प्रोसीजर है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल है कि इसके 3 टीयर्स पर ये चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। यानी अगर आप लोकली एग्रीव्ड हैं फ्रॉम एनी आईओ जो कि किसी थाना के अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो आप डिस्ट्रिक्ट हेड को एक एप्लीकेशन दें। डिस्ट्रिक्ट हेड जो है वो एप्लीकेशन मार्क करेगा टू दी डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड, जो कि कंसिस्ट ऑफ करता है, इसके अंदर जो कंपोजिशन दी गई है एसपी और उसके साथ नॉट बिलो द रैंक ऑफ 2 डीएसपीज, यानी डीएसपी भी हो सकते हैं और एसपी भी हो सकते हैं। वो एप्लीकेशन उनके सामने प्लेस की जाएगी, वो एग्जामिन करेंगे आफ्टर हियरिंग द पार्टीज, वो उस पर रिकमेंडेशन देंगे टू दी कंसर्न रेलिवेंट जो भी डिस्ट्रिक्ट हेड है उसको। अब वो उस पर फैसला कर देगा। इसी तरह रीजनल लेवल पर आरपीओ की निगरानी होगा और वहां पर एसएसपी और नॉट बिलो द रैंक ऑफ 2 एसपी, और इसी तरह रिव्यू बोर्ड जो प्रोविंस पे बनेगा वहां पर डीआईजी और नॉट बिलो द रैंक ऑफ 2 एसपी। इनका टाइम का जो ताल्लुक है, पहले का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 7 दिन है, रीजन लेवल पे 7 दिन है और प्रोविंशियल लेवल पर 1 महीना है। लेकिन इसके साथ कनेक्टेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि क्वेश्चन आपके इंटरेस्ट ने भी, आपकी गुफ्तगू ने रिफ्लेक्ट किया जो ऑडियंस की तरफ से रान साहब को आया, कि इसमें पहला क्वेश्चन ही मैं ये टेकअप कर लेता हूं कि इसमें एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस का रोल क्या है फॉर चेंजिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसके हवाले से अगर आप कोई जजमेंट पढ़ना चाहें तो 2005 की जो पीएलडी 2005 लाहौर की है, 470 पेज, आसफ अली खां कोसा साहब की, उसके अंदर इस क्वेश्चन को उन्होंने एड्रेस किया है। उन्होंने ये बात कही कि जो एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस है, ही विल नॉट स्टेप इनटू द शूज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हेड who is authorized and empowered to change the investigation and will not arrogate his powers to himself, meaning thereby कि वो जो एक मैकेनिज्म इन प्लेस है इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल 18A पुलिस ऑर्डर 2002 उसी को फॉलो किया जाएगा। लेकिन ये जो 22A6 के अंदर कहा गया कि डायरेक्शन पास कर सकता है एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि एप्लीकेशन आपने मूव की एंड दैट वाज सपोज्ड टू बी डिस्पोज्ड ऑफ
by the district head within 7 days. And if your application is not being disposed within 7 days, then you can get direction from ex officio justice of peace to the district head for getting that application disposed of. इससे ज़्यादा और कोई नहीं है। अब पहले ऐसा नहीं था, बड़े साइक्लो स्टाइल, बड़े स्लिप शॉट मैनर में ये ओमनिबस टाइप के ऑर्डर पास कर दिए जाते थे। लेकिन जब से ये नए जज साहबान आए हैं हाई कोर्ट के अंदर, ये जो लास्ट इंडक्शन हुई थी, उन्होंने इस पे बहुत जजमेंट्स दी हैं। अमजद रफीक साहब की जजमेंट आई, तारक सिंह शेख साहब की जजमेंट आई, चौधरी अब्दुल फरूक साहब की जजमेंट आई, शान गुल साहब की जजमेंट आई। ये 4 जजमेंट इस पे आ चुकी हैं और बड़ा थारोली इस सारे कॉन्सेप्ट को उन्होंने डिस्कस किया। इसके अंदर उन्होंने ये कहा कि अगर आपके पास एक एप्लीकेशन आ गई है तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि आपने कहा कि आई हियर बाय रिकमेंड टू बी चेंज्ड या नॉट रिकमेंड टू बी चेंज। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा कि आपका ऑर्डर जो है दैट हैज टू क्वालिफाई द requirements given under section 24A of जनरल क्लासेज एक्ट, जिसके अंदर ये कहा गया कि आपका जो ऑर्डर है वो रीजन आउट होगा। आप उसके अंदर रीजन देंगे, उसको रीजन आप जस्टिफाई करेंगे कि आप उसको अगर रिजेक्ट कर रहे हैं या एक्सेप्ट कर रहे हैं। और साइक्लो स्टाइल स्लिप शॉट मैनर के अंदर आप ऐसा नहीं करेंगे। अब जज साहबान ने ये करना शुरू कर दिया है कि इस तरह के जो ऑर्डर्स हैं उन्होंने सेट असाइड करना शुरू कर दिए हैं। अच्छा, इसके साथ एक और बड़ा अहम क्वेश्चन है जो मैं भी डेलिब्रेशन बोर्ड में बैठता हूं तो हमारे सामने आता है। जब वकाला साहिबान बिलखुसूस पेश होते हैं तो चूंकि वो लॉ की ज़ुबान में बात करते हैं तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आता है जी कि चूंकि इसका चालान सबमिट हो चुका है तो अब ये चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। इस पर भी 3 जजमेंट्स आ चुकी हैं और जो कन्फ्यूजन थी कि सुप्रीम कोर्ट की 2 जजमेंट्स थी 2014 की, उसके अंदर एक में उन्होंने कहा था जी कि चेंज हो सकती है आफ्टर सबमिशन ऑफ चलान और दूसरे में कहा था कि नहीं हो सकती। शान गुल साहब ने अपनी जजमेंट के अंदर ये एनालिसिस किया। उन्होंने कहा कि एक जजमेंट जो थी वो 3 जजेस पर मुश्तमिल थी और 2 जजेस पर मुश्तमिल थी। 3 जजेस वाली लेटिन इन टाइम थी और 3 जजेस पर थी, इसलिए प्रीवेल करेगी वो जो डॉक्ट्रिन ऑफ स्टे डिसाइसिस है। लेकिन उन्होंने कहा कि अब तक एक जजमेंट जो 1972 में इस हवाले से दी गई 4 मेंबर्स पर मुश्तमिल थी, उसको ओवरलुक किया गया है। जब से उन्होंने वो जजमेंट कोट करके जजमेंट पास की, अब ऑलमोस्ट ऑल द जजेस ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट लाहौर एट लीस्ट दे आर फॉलोइंग दैट जजमेंट। और उन्होंने ये कहा कि अब आफ्टर द सबमिशन चलान, आफ्टर द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, सो मच सो टिल द प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट, उन्होंने कहा कि चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। और उसके रीजन उन्होंने क्या कही, उन्होंने रीजन ये कहा कि चूंकि इप्सी डिक्सिट जो ओपिनियन ऑफ द आईओ है दैट इज नॉट बाइंडिंग अपॉन द कोर्ट और रोल ऑफ द आईओ इज ओनली टू फैसिलिटेट द कोर्ट टू डिग आउट द ट्रूथ एंड असरटेन द रियलिटी फ्रॉम द फॉल्सहुड। और आप उसके बाद भी तफ्तीश कर सकते हैं और अगर नया पीस ऑफ एविडेंस आया है तो आप उसको प्रोड्यूस कर दें बिफोर द कोर्ट इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट्री चलान। और उस पर अगर कोर्ट की असिस्टेंस हो सकती है रियलिटी तक पहुंचने में तो वो होनी चाहिए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, अब देखें लॉ बड़ा वाज़ेह है कि अगर आपकी कैंसिलेशन हो चुकी है तो कैंसिलेशन का मतलब ये है, पुलिस रूल्स 1934 का 24(7) ये कहता है कि जब वो ऑर्डर पास करेंगे मजिस्ट्रेट साहब तो वो वापस भेजेंगे एसपी इन्वेस्टिगेशन को। एसपी इन्वेस्टिगेशन फॉरवर्ड करेगा टू दी रेलिवेंट एसएचओ। एसएचओ उस रजिस्टर में निकालेगा और उसके ऊपर रेड लाइन ड्रा करेगा और पीछे लिखेगा वाइड ए सो एंड सो ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट, दिस एफआईआर इज हियर बाय स्टैंड्स कैंसल्ड। अब जब वो कैंसिल हो गई है तो इसका मतलब ये है कि दैट एफआईआर डजंट एग्जिस्ट। तो जब उसके लिए आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, कैंसिलेशन को आप सेटिस्फाइड उस स्टेज पे आप चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं।
अच्छा, इसके अंदर एक और बड़ा अहम एस्पेक्ट है चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन का, वो ये है कि बाज़ दफ़ा कोई शख्स ऐसा आता है, वो कहता है जी कि मुझे पूरे डिस्ट्रिक्ट की पुलिस पे ही एतराज़ है, यानी दी पुलिस ऑफ द होल डिस्ट्रिक्ट हैज़ गॉट इनिमिकल, जैसे किसी और एरिया के डिकेट वगैरह यहाँ पे उनके साथ उनके केसेस होते हैं, या कोई लोगों की पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, तो वो डिस्ट्रस्ट कर देते हैं पूरी डिस्ट्रिक्ट पुलिस पे। अब जब 18A को हम पढ़ते हैं तो इस इवेंचुअलिटी को 18A ने शायद फोर्सी नहीं किया, लेकिन सुहेल नासिर साहब जो जज थे मुल्तान बेंच में थे, उनके पास ये प्रोपोजिशन बहावलपुर के केस में आई और उन्होंने जजमेंट दी। उन्होंने कहा कि अगरचे 18A इज साइलेंट रिगार्डिंग दिस इवेंचुअलिटी, लेकिन आपका जो CRPC है उसके अंदर 551 जो सेक्शन है वो डिस्ट्रिक्ट हेड को, रीजनल पुलिस ऑफिसर को और CPO को, यानी सेंट्रल पुलिस ऑफिसर IG को ये इख्तियार देता है कि उसके पास तमाम इख्तियारात हैं जो SHO के पास हैं। तो SHO के पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी बंदे को इंटरेस्ट कर सकता है। तो उन्होंने इससे इन्फ्रेंस ड्रा करके उन्होंने कहा कि अगर डिस्ट्रिक्ट हेड इस नतीजे पे पहुंचता है कि ये इसकी जो कंटेंशन है वो प्लाजिबल है, वो कन्विंसिंग है, तो इन्वेस्टिगेशन कैन बी चेंज्ड आउट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, रादर आउट ऑफ द रीजन भी चेंज हो सकती है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पुलिस की, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पुलिस जो है वो आप हैरान होंगे कि जो मैंने सारा एक थीसिस बनाने की आपके सामने कोशिश की थी कि वाई पुलिस एक्ट 1861 वाज रिप्लेस्ड बाय पुलिस ऑर्डर 2002, तो इसका जो आर्टिकल 3 है और 4 है, पहले के अंदर ये बताया गया कि एटीट्यूड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पुलिस टुवर्ड्स द पब्लिक। अब पहला ही जो उन्होंने पॉइंट लिखा वो लिखा कि बिहेव विद द मेंबर्स ऑफ द पब्लिक विद ड्यू डिकोरम एंड कर्टेसी। ये अवाम की कंप्लेन हो सकती है, लेकिन मैं आपके सामने जो लॉ है वो अनफोल्ड कर रहा हूं। प्रमोट अमिटी, गाइड एंड असिस्ट मेंबर्स ऑफ द पब्लिक, पर्टिकुलरली द पुअर, disabled or physically weak and children who are either lost or find themselves helpless on the streets or other public places, and aid individuals who are in danger of physical harm, particularly women and children। इसी तरह 4 के अंदर तकरीबन 10-12 जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज जो हैं वो इन्यूमरेट करवाई गई। उसके अंदर ऐसी ड्यूटीज़ भी हैं जो ज़ाहरी तौर पे ये लगता है कि इनका पुलिस से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन पुलिस की ये जिम्मेदारी इसके अंदर करार दी गई और पुलिस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या पुलिस की जो ड्यूटीज़ हैं उनके स्कोप को एक्सपेंड कर दिया गया। अब इससे अगला टॉपिक जो कि जिस पर 2 चैप्टर बाकायदा तौर पे पुलिस ऑर्डर 2002 में बनाए गए, वो चैप्टर 16 और 17 है। अब चैप्टर 16 और 17 को जब हम पढ़ते हैं तो चैप्टर 16 और 17 जो है वो ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट की बात करता है। जैसा पहले मैंने गुजारिश की कि ये 138 से शुरू होते हैं और एक चैप्टर जो है वो प्राइवेट मेंबर्स के साथ जो कमीशन ऑफ ऑफेंस होती है उनके साथ डील करते हैं, और चैप्टर 17 जो है वो उनके साथ डील करते हैं जो कि पुलिस ऑफिशियल्स ऑफिसर जो हैं वो कमीशन ऑफ ऑफेंस करते हैं। इसको सिर्फ मैं लिस्ट डाउन आपके सामने कर रहा हूँ, लेकिन जो मेन इसके अंदर क्वेश्चन है जो कॉग्निजेबिलिटी या कॉग्निजेंस का, उस पर मैं थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। अब काजिंग मिसचीफ इन स्ट्रीट बाय एनिमल और व्हीकल, हमने ये देखा कि एक साहब हैं वो गली के अंदर ही अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, और मोहल्ले के चौधरी साहब हैं, लोग तंग हो रहे हैं लेकिन कोई बंदा जुर्रत नहीं कर रहा, लेकिन पुलिस ऑर्डर 2002 के तहत
ये रिमूवल ऑफ दैट व्हीकल पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसके अंडर जो है ये ऑफेंस भी है। काजिंग ऑब्स्ट्रक्शन इन अ स्ट्रीट, आप देखते हैं कि घर के सामने बहुत आलीशान इमारत तो हमने बनाई है, लेकिन जब वो सीढ़ियाँ हम बनाते हैं तो वो आधी गली उसकी ले लेते हैं। ये भी पुलिस ऑर्डर 2002 के तहत ऑफेंस है। इसके अलावा जो इसके अंदर जो फर्स्ट ऑफेंडर है उसको ये कहा गया कि उसको पहले आप वार्निंग दें, ताकि बुनियादी मकसद उसको करेक्ट करना है, रिफॉर्म करना है, ना कि उसको निशाना इबरत बनाना है। इसी तरह इसके अंदर और भी ऑफेंसेस हैं। चैप्टर 17 के अंदर वो ऑफेंसेस हैं जो पुलिस ऑफिशियल्स ऑफिसर के कंडक्ट के मुतालिक हैं। 155C मशहूर आर्टिकल है, इसके अंदर बड़ी डिबेट रही कि क्या ये कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। अब ये जितने भी कंपेटिटिव एग्जाम में लोग हैं उनके हवाले से ये बात बड़ी काबिल गौर है कि अमूमी तौर पे हम देखते हैं कि कुछ लॉज के अंदर कॉग्निजेबिलिटी का कोई सेक्शन ही नहीं दिया होता। फॉर एग्जाम्पल 2020 में इन्फेक्शियस डिजीज ऑर्डिनेंस 2020 आया, उसके अंदर ये नहीं बताया गया कि ये कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। और भी बहुत सारे आपको लॉज ऐसे मिलेंगे जिसके अंदर कॉग्निजेबिलिटी या नॉन कॉग्निजेबिलिटी का सेक्शन नहीं दिया होता। अब पुलिस ऑर्डर 2002 के अंदर जो आर्टिकल 153 है वो ये कहता है कि इसके ऑफेंसेस जो अंडर आर्टिकल 148 से 152 तक हैं वो कॉग्निजेबल हैं, लेकिन उसके अंदर 155C का जिक्र नहीं करता। अब एक बड़ी डिबेट रही, मैंने भी एक लेक्चर रिकॉर्ड किया 4 जजमेंट्स के हवाले दे के जी कि ये नॉन कॉग्निजेबल है, क्योंकि इसके अंदर कॉग्निजेबिलिटी का आर्टिकल मौजूद है। जब अंदर मौजूद हो तो फिर आप बाहर से इन्फ्रेंस नहीं ले सकते। और ये बहुत सारे लोगों के लिए एक नई बात होगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये बात ही यंगस्टर जो हैं वो अगर पल्ले बांध लें तो मेरा ख्याल है कि लेक्चर का हक अदा हो जाएगा। वो ये है कि अगर किसी भी स्पेशल लॉ के अंदर कॉग्निजेबिलिटी का सेक्शन या आर्टिकल मौजूद नहीं है तो आप उसको डिटरमिन कैसे करेंगे? कोई बताएगा ऑडियंस में से? इधर से, ये तो उस्ताद बैठे हुए हैं। आपने जाके जो CRPC है उसका शेड्यूल 2 जो हम हर ऑफेंस की कॉग्निजेबिलिटी के हवाले से चेक करते हैं, जहां पे 511 सेक्शन खत्म हो जाते हैं, उससे आगे आपने देखना है अगले पेज पे आगे लिखा होगा ऑफेंसेस रिलेटिंग टू अदर लॉज। जब उसमें आप देखेंगे, ये एडिशनल शहजाद के पेपर में ये पूछा गया है, अगर किसी ने दिए हैं तो उसको पता होगा। जब आप वो देखेंगे तो उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि वो ऑफेंस यानी किसी स्पेशल लॉ का, PPC का नहीं, अगर उसकी सजा अप टू 3 years है या अपवर्ड्स है, दैट विल बी डीम्ड टू बी अ कॉग्निजेबल। वो काबिल दस्त अंदाजी होगा। अब इसी बुनियाद पे 155C को वकास रऊफ साहब डिवीजन बेंच का फैसला आया, पहले सिंगल बेंच के फैसले चलते आ रहे थे, और अभी अमजद रफीक साहब की भी एक जजमेंट आई है, इसी को इंडोर्स उन्होंने किया है। उन्होंने ये कहा कि ये मान लिया हमने कि पुलिस ऑर्डर 2002 के अंदर सेक्शन आर्टिकल 153 ये बताता है कि आर्टिकल 148 से 152 तक जो ऑफेंसेस कमिट होंगे वो कॉग्निजेबल होंगे और बकिया नॉन कॉग्निजेबल होंगे इम्प्लाइडली। उन्होंने कहा लेकिन जब हम इसको माइन्यूटली पेरूज करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि लेजिस्लेचर की इंटेंट ये थी कि जो ऑफेंसेस रिलेटिंग टू प्राइवेट पर्सन्स हैं उनको अलहदा चैप्टर में कर दिया जाए ब्रैकेट, और जो पुलिस ऑफिशियल्स ऑफिसर के मुताल्लिक है उनको अलहदा चैप्टर में ब्रैकेट कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि ये जो एक वाटर टाइट डिमार्केशन लेजिस्लेचर ने की है
उससे इजीली इन्फ्रेंस ड्रा किया जा सकता है कि वो जो आर्टिकल 153 है, दैट इज कन्फाइंड टू द कॉग्निजिबिलिटी ऑफ द ऑफेंसेस which are mentioned under chapter 16 and not offenses which are mentioned under chapter 17. उन्होंने कहा कि अगर 17 चैप्टर के अंदर जो ऑफेंसेस हैं उनका आपने तयन करना है तो फिर आपको CRPC का शेड्यूल 2 और उसका वही ऑफेंसेस रिलेटिंग टू स्पेशल लॉज से ही आपको गाइडेंस लेनी पड़ेगी। तो इसकी बुनियाद पर यानी करंटली प्रेजेंटली आज की ये मैं बात कर रहा हूँ, कोई डिफरेंट व्यू आ जाए तो वो अलग बात है। सो फार जो 155C है, इस बुनियाद पर लॉजिक पर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने इसे कॉग्निजेबल करार दे दिया है। इसके अंदर एक और बड़ी अहम बात है जो बड़ी देर तक जज साहबान की जजमेंट्स के अंदर जो है वो डिबेटेबल रही, वो ये थी कि इसका जो 155 का सब आर्टिकल 2 है उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि प्रोसिक्यूशन अंडर दिस आर्टिकल shall require a report on writing by an officer authorized in this behalf under the rules। अब उन्होंने ये पहली जो जजमेंट थी उनके अंदर ये इंटरप्रेट करते रहे कि एक प्रिलिमिनरी काइंड ऑफ इंक्वायरी ज़रूरी है जो कि पुलिस ऑफिसर कोई करे और उसकी बुनियाद पर इफ़ ही होल्ड्स गिल्टी ऑफ दैट ऑफिशियल रिगार्डिंग द एलिगेशंस लेवल्ड अगेंस्ट हिम तो फिर आप पर्चा दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे सकते। उन्होंने प्रोसिक्यूशन को ये बड़ी डिटेल के साथ वकास राउत साहब ने भी और अमजद रफीक साहब ने भी डिटेल के साथ डिस्कस करके कहा कि प्रोसिक्यूशन कमेंसेस फ्रॉम द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, और इसमें उन्होंने कहा कि ये प्रोसिक्यूशन के लिए जो रिक्वायरमेंट है रिपोर्ट की, ये बेसिकली एक काइंड ऑफ सैंक्शन है, नॉट इंक्वायरी रिपोर्ट विच इज टू बी गिवन बाय द DIG ऑफ द रीजन के इस पर प्रोसिक्यूशन की जाए। अब ये जो एक और बड़ी खूबसूरत बात, इस पे अलहदा से क्वेश्चन आया सिविल जज के शायद एग्जाम में या एडिशनल जज के एग्जाम में, वो उन्होंने कहा कि ये कॉग्निजेंस और कॉग्निजेबिलिटी में क्या फ़र्क है। देखिए बड़ी देर तक ये डिबेट रही कि 195 के अंदर CRPC की 196 के अंदर अगर वो जो कहा गया है कि ऑन दी कंप्लेंट ऑफ सो एंड सो और सैंक्शन ऑफ दी गवर्नमेंट कुछ सेक्शन में कि आप उसके बाद इसको जैसे अभी ये 9 मई के पोस्ट मामलात में जो ऑफेंसेस लगे हैं उसमें सैंक्शन गवर्नमेंट की ज़रूरी होती थी, तो ये क्वेश्चन आता था कि अगर सैंक्शन ज़रूरी है तो FIR डिले हो जाएगी। लेकिन इस पे तारक सिंह शेख साहब ने और अमजद रफीक साहब ने बड़ा खूबसूरत डिफ्रेंशिएट किया है। उनने कहा कि कॉग्निजेबिलिटी और कॉग्निजेंस चूँकि ऑल टुगेदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। कॉग्निजेबिलिटी का मतलब ये है कि आया कि शेड्यूल 2 के अंदर दिए हुए शेड्यूल के मुताबिक क्या अरेस्ट उसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वहाँ में अरेस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इससे ज़्यादा इसका कोई मतलब नहीं है। जबकि कॉग्निजेंस का मतलब ये है एप्लीकेशन ऑफ माइंड बाय द कोर्ट व्हेन एनी रिपोर्ट रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ ऑफेंस ईदर इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 और रिपोर्ट बाय एनी पर्सन इन द फॉर्म ऑफ कंप्लेंट और बाय द नॉलेज ऑफ द कोर्ट हिमसेल्फ, जैसा कि वो कॉग्निजेंस के 190 के अंदर चीज़ें दी हुई हैं। तो उनने कहा कि ये जो प्रोसिक्यूशन के लिए सैंक्शन चाहिए वो FIR के रास्ते में रुकावट नहीं है, वो एट द टाइम ऑफ प्रोसिक्यूशन इवन आफ्टर द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज आप वो सबमिट कर सकते हैं। अब पर्टिकुलरली एंड पिकुलरली इस आर्टिकल के मतलब ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि अगर DIG ने, उन्होंने पुलिस रूल्स को डिस्कस करके ये बात कही कि DIG इज एम्पावर्ड टू गिव सैंक्शन फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंस अंडर आर्टिकल 155C, और अगर नहीं देता तो फिर वो प्रोसीडिंग ड्रॉप हो जाएगी। ये था इसके अंदर जो ऑफेंसेस हैं जो आपके सामने रखना ज़रूरी थे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो 2-3 चीज़ें मैंने आगाज़ में आपके सामने रखी थी वो ये रखी थी। जी जी
लिख ये अभी वाली अभी लिख लें 2021 LHC पेज 8399। 2021 LHC 8399 LHC 8399। हाँ, ये हाईकोर्ट की वेबसाइट का रेफरेंस है। ये आखिरी बात मैं कर रहा हूँ, अगर किसी का क्वेश्चन है तो उसको प्लीज़ विद होल्ड कीजिएगा, एंड पे हम उसे टेकअप कर लेंगे। मैंने आपके सामने 3-4 चीज़ें रखी थी जो कि बहुत अहम हैं और जो वकला को फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ केस फ्रॉम बोथ साइड पता होना ज़रूरी है। वो ये है कि ज़िम्नी से क्या मुराद है, जिसको हम केस डायरी कहते हैं, तफ्तीशी ज़िम्नी क्या होती है, हदायती ज़िम्नी क्या होती है, तस्दीकी ज़िम्नी क्या होती है, बैरूनी और अंदरूनी ज़िम्नी क्या होती है, और इसी तरह इसको हम केस डायरी बोलते हैं 172 CRPC के तहत। और केस डायरी और डेली डायरी के अंदर बुनियादी फ़र्क क्या है, ये बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ और बीइंग लॉयर हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अब केस डायरी को सेक्शन 172 पुलिस रूल्स 1934 और इसी तरह हाई कोर्ट रूल एंड ऑर्डर्स के अंदर डिटेल के साथ डिस्कस किया गया है। इन पे हर एक पे अलग-अलग से बड़ा एग्जैक्टिव मैंने लेक्चर रिकॉर्ड भी किए हुए, अगर कोई चाहे तो वहाँ से मिल भी सकते हैं। अब जो केस डायरी है उसका बुनियादी मकसद ये है कि टू हैव अ चेक upon द आईओ, कि आईओ जो भी तफ्तीश कर रहा है, वट एवर इज बीइंग डन बाय द आईओ फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस, दैट हैज टू बी inked in the ज़िम्नी then and there। ज़िम्नी का तस्वुर ये है कि जहां पर वो मूव कर रहा है फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस, और उसने कोई कलेक्ट की है एविडेंस, वहीं पे उस ज़िम्नी को तहरीर करेगा ताकि उसके अंदर कोई इंटरपोलेशन, मनूवरिंग या मैनिपुलेशन ना हो सके। इसकी एविडेंशियल वैल्यू क्या है, ये एक लंबी बात हो जाएगी। अब हदायती ज़िम्नी क्या है, क्योंकि ये लिंक था इसलिए मैंने तफ्तीशी ज़िम्नी का भी जिक्र कर दिया। बुनियादी तौर पे पुलिस ऑर्डर के अंदर हदायती ज़िम्नी और तस्दीकी ज़िम्नी का जिक्र है। पुलिस ऑर्डर 2002 का जो आर्टिकल 18 है, उसका सब आर्टिकल 9 और 10 हमें ये कहता है कि जो सुपरवाइजरी ऑफिसर है, सुपरवाइजरी ऑफिसर को डिफाइन करते हुए पुलिस ऑर्डर ने ये कहा कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम द रैंक ऑफ DSP SDPO अपवर्ड। सुपरवाइजरी ऑफिसर जो है वो क्या करेगा, रिव्यू करेगा ईच एंड एवरी इन्वेस्टिगेशन विच इज बीइंग कंडक्टेड इन हिज सर्कल्स इन एनी पुलिस स्टेशन। उसको बुलाएगा, एग्जामिन करेगा और वो हिदायत दे सकता है कि भाई ये एविडेंस आपने कलेक्ट नहीं की, इसको कलेक्ट कर दें। ये जियो फेंसिंग आपको करवानी चाहिए, आपने नहीं करवाई। ये DNA आपको कलेक्ट करके फौरन भिजवाना चाहिए। ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आपकी रह गई है, इसको करें। वो अपनी हदायती ज़िम्नी लिखेगा और उसके अंदर ऑब्जर्वेशन देगा कि ये चीज़ें आपको हदायत की जाती है कि करो। दिस इज कॉल्ड हदायती ज़िम्नी। अच्छा, इसके अलावा एक ज़िम्नी है जो कि तस्दीकी ज़िम्नी है। अच्छा, ये तस्दीकी ज़िम्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि जब आईओ तफ्तीश कर लेता है तो जो सुपरवाइजरी ऑफिसर है उसने उसे एग्जामिन करना होता है कि आया कि ये इसने इन्वेस्टिगेशन की है ये सही पैरामीटर्स पर की है या नहीं। अब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब वो एग्जामिन करेगा, अगर वो समझता है कि इसने सही पैरामीटर्स की है तो वो उसको वेरीफाई कर देगा। दिस इज कॉल्ड वेरिफिकेशनल ज़िम्नी केस डायरी, उसकी तस्दीक कर देगा। लेकिन अगर वो समझता है कि उसने ये सही पैरामीटर्स नहीं की तो अगेन
वो आईओ का रोल अज्यूम नहीं कर सकता, बल्कि वो एक ज़िमनी की सूरत में अगेन ये लिखेगा कि मैंने इसकी ये केस फाइल एग्जामिन की है, इससे पहले इसको ये हिदायत की थी, लेकिन इसने इसके बावजूद इन लाइंस पर एविडेंस को कलेक्ट नहीं किया, तो इसलिए मैं मुनासिब ये समझता हूँ कि इसको रिकमेंड करता हूँ कि इसको चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन बोर्ड में रखा जाए। तो ये कॉन्सेप्ट था सारे का सारा, जो तस्दीकी ज़िमनी, हदायती ज़िमनी और तस्दीकी ज़िमनी। अच्छा, इसके साथ जो डेली डायरी है, इसको हम उर्फ़े आम में रोज़नामचा कहते हैं। अब ये जो डेली डायरी है, जिस तरह केस डायरी इज़ अ चेक upon दी आईओ कि वो कोई हैंकी पैंकी ना करे, कोई मनूवरिंग ना करे, कोई मेलाफाइडी बेस्ड कंडक्ट ना कर दे, इसी तरह जो डेली डायरी है रोज़नामचा इट इज़ अ चेक upon all the officials including SHO of the police station। इसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग, ईच मूवमेंट, लोगों की अराइवल, लोगों का जाना, अक्यूज पर्सन का आना, जो भी आप कर रहे हैं, आईओ जा रहा है किसी रेड के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निकल रहा है, किसी वो मीटिंग पे जा रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें उस रोज़नामचा के अंदर लिखेगी। अब सीनियर लॉयर साहबान बड़ा बेहतर जानते हैं कि जब भी इन्होंने पुलिस को फंसाना होता है तो सबसे पहले वो ये डिमांड करते हैं कि आप रोज़नामचा मंगवाएं। अब इस पे भी एक जजमेंट आ गई है। प्रिविलेज डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं? वैसे मैंने बहुत सारी मिथ्स पुलिस के अंदर जो मौजूद थी कोशिश की है डिबंक करने के लिए कि हम किसी चीज़ की भी कॉपी नहीं देते थे। अब बहुत सारी चीज़ें कापियाँ देनी हमने शुरू कर दी हैं। इसके अंदर भी आया कि क्या रोज़नामचा पब्लिक डॉक्यूमेंट है या नहीं। इस पे जजमेंट आ चुकी है कि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। रजिस्टर नंबर 19 भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है, रजिस्टर नंबर 2 भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है और 21 भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है। और दैट कैन बी समन्ड बाय मूविंग एन एप्लीकेशन बिफोर द कोर्ट, और वो बुलाया जा सकता है। आप इसकी सिग्निफिकेंस और सेंसिटिविटी आपका इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका 167 आर्टिकल इसके साथ डील करता है पुलिस ऑर्डर 2002 का, और ये कहता है कि अगर कोई शख्स इस रोज़नामचा में कोई गड़बड़ करता है तो उसकी सजा डिसमिसल है। यानी दी सैंक्टिटी एंड दी सेंक्रोसेक्टनेस जो इसके साथ अटैच की गई है उसका आप इस बात पे अंदाज़ा लगा लें। ये थोड़े से टाइम के अंदर मैंने सर्टन ग्लिम्पसेस ऑफ दी पुलिस लॉज आपको देने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमारा स्पेंड टाइम है ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित हुआ होगा। वंस अगेन हाईली ग्रेटफुल टू चौधरी इरफान सईद साहब for affording me opportunity to be among you. Thank you so much. मौजूद अरकान बार, इंतहाई मशकूर हूँ मैं आपका कि आपने अटेंटिवली ये लेक्चर सुने। इंतहाई मशकूर हूँ राना इशफाक अहमद शफी साहब का जिन्होंने आज लेक्चर डिलीवर किया, राना इबाद अहमद खान साहब DSP लीगल, इनका इंतहाई मशकूर हूँ। आपसे गुजारिश मेरी इतनी है सिर्फ कि हमारा काम अवामुन्नास को फराहमी इंसाफ में मुआवन बनना है, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें कानून पे ग्रिप हासिल हो, हमें कानून का इल्म हो, हमें ये इल्म हो कि हम अपने क्लाइंट को रिलीफ किस तरीक़ाकार से दिलवा सकते हैं। उसमें रीसेंट जजमेंट्स, प्रिवेलिंग लॉ और दीगर जो जजमेंट्स हैं जो आपको मुआवनत करती हैं।